नमस्कार दोस्तों। अभी ये इस कोविड-19 के वर्तमान संकट में आपको न्यूज़पेपर की जो हार्ड कॉपी है वो आपको नहीं मिल रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप न्यूज़पेपर कैसे पढ़ रहे हैं। तो हम इस काम को आसान बनाना चाहते हैं और सब दिन के मुख्य एडिटोरियल जो राजनीतिक विज्ञान और ये आईआर से रिलेटेड होगा, मैं उसको आपके सामने ले लेके आते रहूँगा अच्छे अच्छे लेख को। और इसी सिलसिले में मैंने आज का ये एडिटोरियल लेख चुना है जो राधा कुमार द्वारा लिखी गई है। ये राधा कुमार जी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये राधा कुमार ने एक हाल ही में एक किताब लिखी है। इस किताब का नाम है पैराडाइज एट वार ए पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो ये जानी मानी लेखिका हैं और इन्होंने आज कश्मीर मुद्दे पर ये बात लिखी है। बहुत अच्छा लेख है, मैंने पढ़ा, मज़ा आया। मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसमें वो लिखती हैं द सेंटर्स कश्मीर पॉलिसी एंड ए हैवी प्राइस टू पे। तो जो केंद्र सरकार की कश्मीर पॉलिसी है वो भारत को महंगी पड़ेगी, ये वो कहना चाहती है। ये जो राधा कुमार जी है, इन्होंने लेख की शुरुआत करते हुए पहले पेज में पहले पैराग्राफ में इन्होंने कहा, आप देख रहे होंगे, इन्होंने पहले पैराग्राफ में कहा, जब इसको जूम करके आप पढ़िएगा, ऐसे आप जूम करके पढ़िएगा तो पाइएगा इन्होंने यहाँ लिखा है कि भारत को एक महंगी सुरक्षा खतरा उत्पन्न हो रहा है, भारत को एक सिक्योरिटी थ्रेट उत्पन्न हो रहा है, अर्थात ये सीमा पार से एक सिक्योरिटी सुरक्षा का खतरा उत्पन्न हो रहा है। और साथ साथ इन्होंने इसको शुरू करते हुए साथ साथ कहा है कि ये जो जम्मू कश्मीर है वो अपने दोहरी लॉकडाउन फेस कर रहा है। पहला ये कि भाई ये यूनिलैटरल गवर्नमेंट यहाँ एक्सेशन है, यानी केंद्र सरकार की एक पक्षीय पहुँच जम्मू कश्मीर पर हो रही है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर की कुछ व्यक्तिगत भूमिका नहीं हो रही है। और दूसरी लॉकडाउन यही कि कोविड-19 का दौर है और यहाँ लोग अपने अधिकारों का दोहरा हनन हो रहा है। लोगों को एक तो पहले से ही लॉकडाउन था, ऊपर से ये कोविड-19 का कहर। तो इन्होंने इस पैराग्राफ में इस बात को यहाँ स्टार्ट करते हुए लिखा है। फिर आगे पैराग्राफ को जब ये स्टार्ट की तो उन्होंने लिखा एक क्लियर बयास, यानी एक अस्पष्ट दिख रहा कि पक्षपाती हो रहा है। और इस पक्षपाती को उन्होंने यहाँ पर प्रूफ भी किया है कि कैसे ये भारत सरकार कश्मीर के साथ पक्षपाती कर रही है। इन्होंने यहाँ लिखा कि भारत सरकार ने मई 18 मई को 2020 को एक जारी किया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जारी किया है जिसको हम लोग डोमिसाइल एक्ट भी कहेंगे। इन्होंने एक एक्ट जारी किया है भारत सरकार ने और ये न्यू डोमिसाइल एक्ट है, ये न्यू डोमिसाइल रूल इंटाइटल, यानी ये न्यू डोमिसाइल। तो इस रूल में क्या लिखा है, इन्होंने 3 मुख्य पॉइंट को उजागर किया है। इसमें सबसे पहला है कि भाई आप यदि वर्कर हैं और यदि आप 15 साल तक वहाँ रहते हैं, कश्मीर में 15 साल तक आपने रहा, काम किया, और आप या फिर आप कम से कम वहाँ पर कितना साल 7 साल तक वहाँ पढ़ाई करते हैं तो आपको वहाँ की स्थानीयता मिल जाएगी। यानी पहला एक क्या कि आप वर्कर हैं तो वहाँ 15 वर्ष तक आप वहाँ काम करिए, और दूसरा ये कि यदि आप छात्र हैं तो वहाँ 7 वर्ष तक पढ़ाई कीजिए तो फिर आपको वहाँ की स्थानीयता मिल जाएगी। फिर आगे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस या केंद्र सरकार के सर्विस वालों के लिए क्या स्थानीयता की व्यवस्था है, वो इस पैराग्राफ में लिखती हैं कि भाई जो सरकारी अधिकारी हैं उनके बच्चों को भी वहाँ स्थानीयता मिलेगी यदि वो सरकारी अधिकारी वहाँ 10 वर्ष तक, अब वहाँ 10 ईयर तक अपनी सेवा दे चुका है तो। और ये सरकारी अधिकारी कौन कौन होंगे, इस बात को भी उस एक्ट में लिखा हुआ है कि भाई आप सरकारी अधिकारी आईएएस लोगों को माना जाएगा, सरकारी अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के लोगों को माना जाएगा, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लोगों को माना जाएगा, बैंक्स लोगों को माना जाएगा, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वर्कर को भी माना जाएगा। तो इसलिए ये माना जाएगा
उसके बाद ये क्लियर बायस क्यों है, ये क्लियर बायस्ड क्यों है, उन्होंने इस पैराग्राफ में अपने आर्गूमेंट को दिया है। ये क्लियर बायस क्यों है, क्लियर बायस टू नॉट ओनली यूनियन गवर्नमेंट ऑफिशियल बट ऑल देयर चिल्ड्रंस एमंग्स स्टैंडिंग प्रिविलेज। तो ये कहना चाहती है कि ये जो सरकारी अधिकारी हैं उनके बच्चे तो जिस भी राज्य में हो वो विशेषाधिकार लेते ही हैं, प्रिविलेज लेते ही हैं, तो फिर इनको अलग से इसी व्यवस्था करने की क्या दरकार थी। ऐसी व्यवस्था करके आप उनके अधिकारों को बढ़ा रहे हैं, बाकी से आप उसको कम कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, इनका कहना है। फिर ये आगे यहाँ कहती है कि भाई ये इनको यहाँ पर इन्होंने टिप्पणी भी की है, हल्की सी इन्होंने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि दैट इज दिस बायस कंट्री टू एग्जिस्ट इज शेमफुल फॉर एनी डेमोक्रेसी। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत शर्मनाक बात होगी कि दैट इट हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन जम्मू एंड कश्मीर विदाउट द एक्विजिशन ऑफ इट्स इलेक्टेड लीडर्स एंड एब्सोल्यूट वायोलेशन। तो ये जो आप अधिकार का हनन कर रहे हैं ये बहुत शेमफुल होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी स्थानीय राजनेता की या वहाँ की संसद तो नहीं, वहाँ की विधायिका की कोई भूमिका नहीं है, इसलिए ये बहुत रॉन्ग है, ये वो कहना चाहती हैं इस पैराग्राफ में। फिर वो आगे राधा कुमार जी इसको ये इल फाउंडेड आर्गूमेंट कही कि जो भारत सरकार से तर्क दिए जा रहे हैं वो बहुत ही दयनीय हैं, वो तर्क यहाँ टिकेंगे नहीं, ये यहाँ कहना चाहती हैं। तो इसके अंतर्गत क्या आर्गूमेंट दिया गया है भाई, तो ये बीजेपी सरकार का यहाँ कहना है, ये केंद्र सरकार का यहाँ कहना है कि हम लोग जो ये लाए हैं कानून, हम लोग जो ये कानून लाए हैं वो जो है वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजीज के फेवर में है। वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए उन शरणार्थियों के ये में है जो बहुत सालों से वहाँ अधिकार नहीं पा रहे थे। तो लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि उनके अधिकारों को आप स्थानीयता वहाँ देने से क्या होगा। क्या आप उनको यहाँ नागरिकता या कश्मीर में उनकी व्यवस्था क्या किए हैं उसके बारे में केंद्र सरकार ने कुछ नहीं बताया है, ये वो कहना चाहती हैं। उसके बाद जो आर माधवन जी का यहाँ टिप्पणी था, आर माधवन जी का यहाँ टिप्पणी था कि भाई हम तो यहाँ लाएंगे ही, यहाँ हम तो यहाँ इस कानून को लाएंगे क्योंकि हमने ये जीत कर आया है, हम यहाँ वोट जीत कर आए हैं और इसलिए इसे हमारा अधिकार है कि हम इसको लेके आएंगे। तो फिर उसमें वो कहती हैं कि जो ये नेताएं वो भूल जाते हैं, नेताएं वो इस बात को भूल जा रहे हैं कि 2019 में अगस्त 2019 में जो आप कानून 370 हटाने की बात ले आए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, वो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज किया गया है, यानी वो अंडर चैलेंज है, वो अंडर प्रोसेस में है, उसे हम इग्नोर करके नहीं कर सकते हैं, ये वो कहना चाहती हैं। फिर वो आगे बता रही हैं कि अभी उसके अंतर्गत एक कमेटी भी बनी है, वो एक कमेटी, एक सेपरेट कमेटी बनी है जो इस बात का निर्धारण करेगी कि भाई जो दो नए यूनियन टेरिटरी, एक हो गया आपका लद्दाख और दूसरा हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर, तो इन दोनों के बीच में एसेट का क्या बंटवारा होगा, यानी संपत्तियों का बंटवारा कैसे होगा, इस बात की वो कमेटी जो है रिकमेंड करेगी। तो वो भी अभी नहीं हुआ है क्लियर, तो ये वो बात कहना चाहती हैं। फिर वो आगे पैराग्राफ में लिखती हैं कि भाई ये आगे पैराग्राफ में लिखती हैं कि ये जो कश्मीर के सारे कश्मीर के स्टेटरी हैं, सारे कश्मीर के जो एक रूलिंग पार्टीज हैं, रुकिए एक सेकेंड, कश्मीर हाँ, तो वो कहती हैं इस पैराग्राफ में कि इस पैराग्राफ में वो
कहती हैं कि जो सारे स्टेटरी बॉडी हैं, यानी उस राज्य की सांविधिक संस्थाएं हैं, वो तो भाई आप उसको डिनाई कर दिए हैं। फिर आप ये ह्यूमन राइट्स कमीशन भी वहाँ नहीं है, तो आप वहाँ अधिकारों का बहुत हनन करेंगे। आप वहाँ ज़्यादातर राजनीतिक नेताओं को आपने वहाँ कैद कर दिया है, राजनीतिक नेताओं को आपने वहाँ डिटेंशन कर के रखा है, उन्हें आपने बोलने से मना कर दिया है, ये वो कहना चाहती हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं? उन लोगों के बिना आपको ये अधिकार नहीं होना चाहिए। ये तो फिर अधिकारों का बहुत हनन हो रहा है, और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत को अच्छा नज़र से नहीं देखेगी, ये वो कहना चाहती हैं। और ये जो आर माधवन साहब हैं, इन्होंने जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, इन्होंने अपने आर्गूमेंट में कह दिया है कि भाई मोदी सरकार द्वारा कोई भी डिसीजन लिया जाता है वो आपस नहीं हो जाता है। तो ये बहुत ही नॉन फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट सरकार के लिए अच्छा नहीं है। सरकार को हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सरकार को हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ये वो टिप्पणी करती हैं। फिर आगे इनका आएगा, इनके अगले लेख में, ये अगले पैराग्राफ में बताती हैं कि फॉल ऑफ द लाफ्ट बेसन। बेसन यानी एक ऐसा समझिए कि खाई। तो वो आप गिरते चले जा रहे थे, लेकिन आज आपने ये 35 हटाकर, ये जो 35 हटाकर आप आखिरी खाई में गिर गए हैं। अब कश्मीर को उभारना बहुत मुश्किल है, बोल रहा है, ये कहना चाहते हैं। और आपने 35 हटाकर जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था, यानी ये जो विलय पत्र था, विलय पत्र में भारत सरकार द्वारा जो महाराजा हरि सिंह को वादा किया गया था, वो गारंटी को भी आपने तोड़ दिया है कि भाई आपके अंदर स्वायत्ता होगी, इस बात की जो गारंटी दी गई थी, इसको भी आपने तोड़ दिया है। और ये भारत सरकार से राधा कुमार जी कहना चाहती हैं। और उन्होंने आगे लिखा है कि भाई सब जानते हैं कि 1990 के स्टार्टिंग में यहाँ आर्म्ड इंसर्जेंसी का क्या रोल था, यहाँ पर उभरते उग्रवाद का क्या रोल था। इन्होंने जो उग्रवाद वहाँ उभरा, वो कश्मीर के एजुकेशन सिस्टम को और वहाँ के कश्मीर एम्पावरमेंट को पूरी तरह से नीचे धकेल दिया है। तो आप वो जानते ही थे। उसके बाद से आपने काफ़ी नेताओं ने वहाँ ये इस बात का दुर्गंध भी फैलाया कि भाई भारत सरकार यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी की डेमोग्राफी को बदलना चाहती है। मुस्लिम मेजॉरिटी के डेमोग्राफी को भारत सरकार बदलना चाहती है। तो वो जो आर्गूमेंट वो उस वक्त दिया करते थे, वो आपने इस 2019 के स्टेप से कह रही हैं कि आपने उसे मजबूत दे दिया है। और ये उन लोगों के पास कहने के लिए ये है कि आपने उनसे अधिकार छीन लिया है, ये वो ब्लेम लगाती नज़र आ रही हैं। उसके बाद और ये इसको कंक्लूड करते हुए यहाँ पर ये उनका कंक्लूजन है, इस कंक्लूजन में, विद द फॉल ऑफ दिस लाफ्ट बेसन डिसअफेक्शन हैज एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाइड इन जम्मू एंड कश्मीर. Armed encounters are on the rise and security situation is extremely fragile. Blaming it on Pakistan is futile. Pakistan has always taken advantage of disaffection in the valley. Indeed, China is now doing so too. As a result of the Modi administration Kashmir policy, India will have to face mounting security threat. Western Front Kashmir systematic denying rights, or are we रियली रेडी टू पे दिस स्मूथ. तो ये निष्कर्ष, बड़े बड़े स्कॉलर का ये निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसको मैंने इंग्लिश में रीडिंग कर दिया. मैं आपको ये मोटा मोटी बात ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने इस निष्कर्ष में लिखा है कि यह अंतिम खाई में धकेलना वहाँ असंतोष को एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिया है. और आर्म्ड इनकाउंटर वहाँ पीक पर पहुँच गया है. और सुरक्षा व्यवस्था के लिए ये खतरा बढ़ा दिया है, ये कहना चाहती हैं. उसके बाद
ये आगे भारत सरकार को सचेत भी कर रही हैं आगे के लाइन में कि भाई पाकिस्तान ने इस असंतोष का फ़ायदा लेने की ताक पर है, यानी पाकिस्तान इस असंतोष का फ़ायदा लेना चाहता है। और वो लास्ट लाइन में यहाँ पर एक लाइन में इधर एक क्वेश्चन भी करती है और थोड़ी सी यहाँ कंक्लूड कर रही है कि भाई मोदी सरकार का यह निर्णय भारत के पश्चिम सीमा पर सिक्योरिटी थ्रेट दे रहा है, जबकि कश्मीर में अधिकारों का हनन जारी है। और लास्ट में ये सवाल पूछती हैं, तो फिर हम सब भारत के लिए विचारधाराओं के गिरते मूल्य का प्रतीक बनने के लिए तैयार हैं। यही लिख रही है ये कि आर वी रियली रेडी टू पे दिस प्राइस फॉर ए मेयर आइडियोलॉजिकल सिवलेथ। यही जो सवाल है वो हमारे सामने बच जाता है। तो ये दोस्तों आज का एडिटोरियल था, मैंने पूरा पढ़ा, आपको कैसा लगा आप बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो मैं एडिटोरियल को फिर लेके आऊँगा, और यदि फ्रूटफुल रहा तो